तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। यूरोपियन यूनियन या ईयू के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली जो इमैनुअल कांत ने परपेचुअल पीस, चिरस्थायी शांति का एक प्रकार से सिद्धांत दिया था, उस पर आधारित है। और माइकल डोवेल की जो एक प्रकार से डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है, उस पर आधारित है ये संगठन। फंक्शनलिज्म और न्यू फंक्शनलिज्म जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी इंटरनेशनल रिलेशन में, उस पर आधारित संगठन है ये। और ये एक प्रकार से सुप्रा ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा है। सुप्रा नेशनल आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल संगठन है और यह उत्तर उत्तर सहयोग यानी नॉर्थ नॉर्थ कॉपरेशन का एक अंतर सरकारी यानी इंटर गवर्नमेंटल संगठन है। यह राष्ट्रोपरि संगठन यानी सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका मोटो क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। चर्चिल का स्वप्न था संयुक्त राष्ट्र यूरोप का, कि यूरोप एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में डेवलप हो। तो ईयू बेसिकली एक आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन है जिसका अपना झंडा है, गीत है, जिसका अपना दिवस है, अपनी संसद है, मुद्रा है, केंद्रीय बैंक है, लेकिन संविधान नहीं। इसका पृथक वैधानिक व्यक्तित्व है। यह एक देश की तरह व्यवहार करता है। इन दोनों की साझा रक्षा एवं विदेश नीति होती है। एकत्रित संप्रभुता, पूर्ण सॉवरेंटी, इस शब्दावली का प्रयोग ईयू के संदर्भ में किया जाता है। 27 सदस्य देशों ने अपने संप्रभुता को एकत्रित करके यूरोपीय संघ को दे दी। डेमोक्रेटिक डिफिसिट, लोकतांत्रिक घाटा, तो इस शब्दावली का संबंध भी ईयू से है। एकत्रित संप्रभुता की वजह से सदस्य देशों की राजनीतिक संस्थाएं यानी संसद, कार्यपालिका आज कमजोर होती हैं। नागरिकों को अपनी ही संस्थाओं पर पकड़ कमजोर होती है, क्योंकि इन संस्थाओं को नागरिकों की बजाय ईयू की शर्तें माननी होती हैं। तो एक प्रकार से डेमोक्रेटिक डिफिसिट होता है। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया का सदस्य बनता है। 1 जुलाई 2013 को। सदस्य राष्ट्र कितने हैं? 27। ब्रेग्जिट के बाद 27 बचे हैं। ब्रिटेन एकमात्र देश है जिसने सदस्यता छोड़ दी। ईयू के मेंबर नहीं है तो स्विट्जरलैंड नहीं है। ये एक प्रकार से तटस्थ देश है, न्यूट्रल कंट्री है, तो ये कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं बनता है। यूनाइटेड नेशन का भी ये 2002 में जाके मेंबर बना था। नॉर्वे, तुर्की, ये मुख्य बेसिकली हैं जो इसके मेंबर नहीं। तुर्की तो लगातार प्रयास कर रहा है लेकिन इसको बनाया नहीं जा रहा है। ईयू का एक देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। यूरोपीय संघ का झंडा तो सोने के रंग के सितारे का घेरा यूरोप के लोगों की एकता एवं मेल मिलाप का प्रतीक है। इसमें 12 सितारे हैं, क्योंकि 12 की संख्या हो वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। यूरोजोन तो इसके सदस्य देश कितने हैं? 20 हैं। 19वां लिथुआनिया 19वां बना। 20वां 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया बनता है। यूरो मुद्रा अपनाने वाले देश यूरोजोन कहलाते हैं, यूरोजोन के तहत आते हैं। यूरोजोन की स्थापना 1999 में हुई थी और 2002 में यह पूर्णतया लागू हुआ था। यूरो नहीं अपनाने वाले देश तो 7 देश ऐसे हैं जो यूरो नहीं अपनाते हैं। इसका मुख्य कौन कौन से हैं? स्वीडन एवं डेनमार्क। यूरोजोन संकट, तो ये पिग्स शब्दावली से रिलेटेड है, यानी पुर्तगाल, इटली, आयरलैंड, ग्रीस व स्पेन से रिलेटेड है यूरोजोन का संकट। 4 ऐसे देश भी हैं जो ईयू के सदस्य तो नहीं है पर यूरो मुद्रा भी अपना रखी है। तो वेटिकन सिटी, सैन मेरिनो, मोनाको और एंडोरा, ये ईयू के सदस्य नहीं है लेकिन यूरो मुद्रा को इन्होंने अपना के रखा। टोटल कितनों ने अपना के रखा है? 20, जो कि ईयू के मेंबर भी हैं और एक प्रकार से यूरोजोन को अपना के रखा। और 4 ऐसे हैं जो ईयू के मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी ईयू की करेंसी को अपना के रखा है। 2012 में ईयू को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 2012 में यूरोपीय संघ को यूरोप में शांति, सुलह एवं लोकतंत्र और मानवाधिकारों के कारणों को आगे बढ़ाने के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। 2004 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी। यह कोशिश नाकाम रही थी। उद्गम एवं निर्माण, तो बेनिलक्स एक प्रकार से संगठन बनता है। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग का। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग का बेनिलक्स कंट्री से कहा जाता है। 1944 में ये बनता है। यूरोपीय कोयला एवं स्टील कम्युनिटी 1951 में बनती है पेरिस संधि के माध्यम से। तो बेनिलक्स कंट्री थी इसमें, प्लस 3 फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और इटली शामिल हुए और टोटल 6 देश इसमें थे जो जिन्होंने यूरोपीय कोल एवं स्टील कम्युनिटी बनाई थी। तो बेनिलक्स प्लस फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी एवं इटली। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये मार्च 1957 में बनती है। ये वास्तविक शुरुआत यहीं से मानी जाती है। तो उपयुक्त 6 देशों द्वारा रोम यानी इटली के कैपिटल हॉल में यह संधि हुई। ये 6 फाउंडर मेंबर इनर 6 कहलाते हैं। इस संधि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय
आर्थिक संगठन की शुरुआत हुई जो आगे चलकर ईयू बना। 1973 में ब्रिटेन, डेनमार्क व आयरलैंड ईईसी के यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के सदस्य बनते हैं। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन यह अलग है। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन अलग है। यह तो 1948 में मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग बना। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन अलग है। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी अलग है। नाम भी अलग अलग है, काम भी अलग अलग। मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी पश्चिम यूरोप के देशों की आर्थिक सहायता के लिए। बेसिकली इसमें यूएसए का रोल महत्वपूर्ण था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के निर्माण में। मैस्ट्रिच संधि नीदरलैंड में एक प्रकार से होती है। 11 दिसंबर 1991 को हुई, पर लागू नवंबर 1993 में हुई। और मैस्ट्रिच जो ट्रीटी है 1993 में होती है, 1 नवंबर 1993 को ये एक प्रकार से लागू होती है। एक प्रकार से ये होती है और हाँ 1 नवंबर 1993 को ये लागू होती है। 1 नवंबर 1993 को लागू होती है। तो राजनीतिक एवं मौद्रिक एकता संधि है ये, तत्कालीन 12 सदस्यों के मध्य होती है ये। इसके द्वारा शीत युद्धोत्तर काल में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का पुनर्गठन कर दिया गया और इसे यूरोपियन यूनियन का नाम अब दे दिया गया। तो मैस्ट्रिच ट्रीटी होती है, उसी के आधार पर अब ईयू या जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी उसे ईयू अब कहा जाने लगा। उद्देश्य क्या है? यूरोपीय मौद्रिक संघ तैयार करना। एक राजनीतिक संघ नागरिकता, सामान्य विदेशी एवं आंतरिक मामलों की नीति के तत्व को पेश करता है। महत्वपूर्ण निर्णय तो समान मुद्रा एवं यूरोपीय केंद्रीय बैंक की स्थापना का निर्णय प्लस साझा बाजार का निर्णय लिया गया। एकल एवं साझी मुद्रा यूरो का चलन 1 जनवरी 2002 से तत्कालीन 15 में से 12 देशों ने इसको स्वीकार किया था। यूरोपियन केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई 1999 में, बना फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। एकल संसद, एकल न्यायपालिका, एकल विदेश एवं एकल रक्षा नीति का निर्णय लिया गया। यूरो ने 1999 में मौद्रिक संघ स्थापित किया जो 2002 में पूर्ण रूपेण अस्तित्व में आया। नीस संधि 2001 में होती है फ्रांस में। तो 26 फरवरी 2001 को हस्ताक्षर लागू हुए 1 फरवरी 2003 को होती है। यूरोपीय मुद्रा संघ यूरोजोन की सस्ता अनिवार्य से ऐच्छिक कर दी गई। तो अब यहाँ पर वॉलंटरी यूरोजोन की जो मेंबरशिप है वॉलंटरी है, अनिवार्य नहीं। नीस ट्रीटी के तहत एथेंस संधि 2003 में होती है। तो 10 पूर्वी यूरोपीय देशों की सदस्यता दी गई थी एथेंस संधि के माध्यम से। 10 पूर्वी यूरोपीय देशों को इसमें सदस्यता दी गई थी। फिर रोम शिखर सम्मेलन 2004 में होता है। पिछली सारी संधियों को मिलाकर एक समान संविधान निर्माण का निर्णय लिया गया, पर यह निर्णय असफल रहा क्योंकि फ्रांस और नीदरलैंड में हुए जनमत संग्रह ने इसे ठुकरा दिया। रोम शिखर सम्मेलन। लिस्बन संधि 2007 में होती है, 2009 में लागू होती है। 1 दिसंबर 2009 को ये लागू होती है। लिस्बन संधि द्वारा 1957 की रोम संधि और 1993 की मैस्ट्रिच ट्रीटी को मिला दिया गया था। साझा संविधान सिरे न चढ़ा, पर यह सुधार एवं एकता की नई संधि है। सिंजन वीजा तो 1985 की सिंजन संधि के तहत ईयू के नागरिक सभी सदस्य देशों के पास पासपोर्ट के स्वतंत्र भ्रमण कर सकते हैं। तो अगर आपके पास किसी भी ईयू मेंबर का एक प्रकार से पासपोर्ट है तो आप जो अन्य 27 जो देश हैं उनका भ्रमण आसानी से कर सकते हैं। तो सिंजन वीजा क्या है कि 1985 की सिंजन संधि के तहत ईयू के नागरिक सभी सदस्य देशों में बिना पासपोर्ट के स्वतंत्र भ्रमण कर सकते हैं। जैसा कि भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, ऐसे ही वहाँ भी है। पूरा यूरोप को एक यूनिट की तरह ट्रीट किया जाने लगा है। 1995 में इसे लागू कर दिया गया था। 2023 से क्रोएशिया शेंजन क्षेत्र का हिस्सा बना है। कोपेनहेगन मानदंड तो ये 1993 में आता है। ईयू की सदस्यता प्राप्ति के मानदंड हैं ये बेसिकली। तो अगर ईयू की आपको सदस्यता लेनी है तो सबसे पहले आपके पास लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो, जिसमें तुर्की पीछे हट जाता है। यहाँ तुर्की में ये व्यवस्था नहीं है। मानवाधिकारों का बेहतर रिकॉर्ड हो, तुर्की का रिकॉर्ड बहुत खराब है। बेहतर राजकोषीय प्रबंध हो, चलो इसमें तो तुर्की कहीं ना कहीं से, हालांकि तुर्की एक प्रकार से इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री भी नहीं है। आपने देखा होगा उसकी जो करेंसी है बहुत ज़्यादा गिरी है पिछले वर्षों में। तो 2023 में यूरोपीय संघ और भारत ने एक नई व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद टीटीसी की स्थापना की। टीटीसी दोनों भागीदारों के बीच व्यापार एवं प्रौद्योगिकी पर रणनीतिक जुड़ाव को गहरा करेगा। व्यापार, निवेश, भौगोलिक संकेत पर द्विपक्षीय वार्ता के तहत 3 सूत्र टीटीसी से अलग अलग जारी हैं। टीटीसी की मंत्री स्तरीय बैठकें 3 कार्य समूहों के प्रारंभिक कार्य पर निर्भर करेंगी। पहला, सामरिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल शासन और डिजिटली कनेक्टिविटी, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, डिजिटल गवर्नेंस एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। दूसरा है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। व्यापार, निवेश एवं लचीली
मूल्य श्रृंखला, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड रेजिलिएंट वैल्यू चेन्स। ईयू के संगठन, तो पहला है यूरोपियन काउंसिल, इसके मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। यूरोपियन परिषद का गठन 1949 में होता है। यह सदस्य राष्ट्रों के शासन प्रमुखों प्लस यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष और प्लस यूरोपियन संसद के अध्यक्ष से मिलकर बनी परिषद है। परिषद मंत्री परिषद की तरह ये होती है बेसिकली। तो इसमें कौन कौन से हैं? तो जो सभी राष्ट्र हैं, 27 राष्ट्र हैं, उसके एक प्रकार से प्रीमियर हैं उनसे, प्लस यूरोपियन यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, यूरोपियन आयोग के, यूरोपियन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं। तो यूरोपियन जो काउंसिल है और यूरोपियन आयोग अलग अलग दो चीज़ें हैं, आगे चल के हम देखेंगे भी। यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष पर यूरोपियन संसद के अध्यक्ष मिलकर इसकी स्थापना करते हैं, इसका गठन करते हैं। निर्णय लेने वाली सर्वोच्च सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी है। यह यूरोपीय संघ को राजनीतिक दिशा प्रदान करती है। एक वर्ष में 4 बार इनकी बैठकें होती हैं, मार्च, जून, अक्टूबर, दिसंबर। इन बैठकों को ईयू शिखर सम्मेलन कहा जाता है। आमतौर पर 2 दिन गुरुवार एवं शुक्रवार को यह होता है। अच्छा, नीतियों का जिम्मा भी यूरोपियन परिषद के सर पर ही है। अध्यक्ष इसके चार्ल्स मिशेल हैं। 1 दिसंबर 2019 से 2015 से 19 तक बेल्जियम के प्रधानमंत्री रहे। परिषद ने 5 साल का राजनीतिक एजेंडा 2019 से 24 तैयार किया है। नया रणनीतिक जो एजेंडा है 2019 से 24 उन प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों को निर्धारित करता है जो यूरोपीय परिषद के काम को आगे बढ़ाएंगे। यह 4 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। पहला, नागरिकों और संतता की रक्षा करना। दूसरा, एक मजबूत एवं जीवित आर्थिक आधार विकसित करना। नेक्स्ट है एक जलवायु तटस्थ, हरित, निष्पक्ष व सामाजिक यूरोप का निर्माण करना। वैश्विक मंच पर यूरोपीय हितों एवं मूल्यों को बढ़ावा देना। यूरोपियन पार्लियामेंट, इसका मुख्यालय स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में है। तो यूरोपियन संसद के अधिवेशन स्ट्रासबर्ग में होते हैं। संसदीय समितियों की बैठक ब्रुसेल्स में होती है। संसद का सचिवालय लग्जमबर्ग में। यूरोपियन संसद में विदेशी एवं महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श होता है। इसमें कुल 705 सदस्य होते हैं। यह एक सदनीय है और इसका एक स्पीकर होता है। इसका मुख्य कार्य कानून निर्माण एवं बजट पारित करना होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यूरोपीय संसद के सदस्यों के चुनाव के लिए कोई एक समान वोटिंग प्रणाली नहीं है, बल्कि प्रत्येक सदस्य देश अपनी चयन करने के लिए किसी प्रणाली के लिए स्वतंत्र है। तो प्रत्येक देश अपने देश के ऊपर छोड़ दिया गया है किस प्रकार से सदस्यों का चयन करता है। तो बेसिकली यूरोपीय संसद के सदस्यों का चुनाव 3 प्रणालियों के माध्यम से होता है। पहला, पार्टी लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सूची प्रणाली है बेसिकली। तो इसमें पार्टियां एक क्रम में सूची देती हैं और जितने भी प्रतिनिधि हैं चुन लिए जाते हैं वरीयता के हिसाब से। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, ये तो इससे आप परिचित ही होंगे। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये 3 प्रकार की प्रणालियां हैं। सार्वभौमिक प्लस मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्येक देश को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई। चुनाव की प्रक्रिया, तो यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ की एकमात्र प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संस्था है। तो यूरोपीय संसद के लिए चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में सार्वभौमिक प्लस मताधिकार तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होते हैं। 1979 से यूरोपीय संसद के लिए 705 सदस्य चुने गए हैं या चुने जाते हैं। प्रत्येक सदस्य देश को यूरोपीय संसद के सदस्यों की एक निश्चित संख्या को चुनने का अधिकार है। सीटों का आवंटन अधोगामी समानता के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। अधिक जनसंख्या वाले देशों में छोटे देशों की तुलना में अधिक सीटें हैं। यूरोपीय आयोग, यूरोपियन कमीशन, तो संघ द्वारा किए जाने वाले रोजाना के कार्यों को यूरोपियन आयोग के द्वारा अंजाम दिया जाता है। आयोग मुख्य कार्यकारी अभिकरण है, यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। यह नौकरशाही की तरह कार्य करता है। इसे गार्जियन ऑफ द ट्रीटीज भी कहा जाता है। इसमें हर देश का एक कमिश्नर होता है जो अपने देश को प्रतिनिधित्व करता है। इसके अध्यक्ष को यूरोपियन परिषद के द्वारा नामित किया जाता है और इसके लिए यूरोपियन संसद की स्वीकृति जरूरी होती है। फिर इसका एक प्रेसिडेंट अध्यक्ष होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में यानी 2019 से 2014 तक के बीच में यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन है। आयोग 33 डायरेक्टर जनरल के माध्यम से कार्य करता है जो कैबिनेट की तरह होते हैं। आयोग के अध्यक्ष द्वारा 2019 से 24 के 6 राजनीतिक प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया है। पहला है यूरोपियन ग्रीन डील। यह पहला जलवायु तटस्थ महाद्वीप का बनाने का प्रयास किया गया है 2025 तक। तो इसके माध्यम से पहले जलवायु तटस्थ महाद्वीप बनाने का प्रयास है 2050 तक यूरोपियन ग्रीन डील के माध्यम से। यूरोपीय डिजिटल युग के लिए उपयुक्त है। यूरोप डिजिटल युग के लिए उपयुक्त है। प्रौद्योगिकी की एक नई पीढ़ी के साथ लोगों को सशक्त बनाना। तीसरा, एक अर्थव्यवस्था जो
लोगों के लिए काम करती है। सामाजिक निष्पक्षता और समृद्धि सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। दुनिया में एक मजबूत यूरोप जिम्मेवार वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। जीवन के यूरोपीय तरीकों को बढ़ावा देना, नागरिकों और मूल्यों की रक्षा करना, प्रमोटिंग अवर यूरोपियन वे ऑफ लाइफ, प्रोटेक्टिंग आवर सिटीजन एंड आवर वैल्यूज। यूरोपीय लोकतंत्र के लिए नई चुनौतियां। तो लोकतंत्र का पोषण, रक्षा एवं मजबूती। यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता अपने आप में लोकतंत्र के खिलाफ एक जंग है। काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, इसके सदस्य कितने हैं? 27, और ये सभी वित्त मंत्री हुआ करते हैं अपने अपने देशों के। इसमें सदस्य देशों के वित्त मंत्री भाग लेते हैं। यह संसद के साथ मिलकर संघ के कानूनों का निर्माण करती है बेसिकली। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी स्थापना 1952 में हुई। उसमें 2 कोर्ट हैं बेसिकली, न्याय का न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ जस्टिस, और दूसरा है समान न्यायालय, 1988 में बना था। इसका मुख्यालय लग्जमबर्ग में है और इसमें कानूनों की व्याख्या, विवादों का निपटारा किया जाता है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, इसका मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। इसका कार्य क्या है? ऑडिटिंग करना। यूरोपियन ओम्बुड्समैन, तो यूरो ओम्बुड्समैन, ये यूरोपियन पार्लियामेंट द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है और ये स्ट्रासबर्ग फ्रांस में इसका मुख्यालय है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक, तो इसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है और इसका कार्य मौद्रिक नीति का निर्माण करना है। अब भारत और यूरोपियन यूनियन के जो संबंध है उनको देख लेते हैं। शुरुआत कब से होती है? 1963 में भारत और यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल के राजनीतिक संबंध बने। कब? 1963 में। तो 1994 में ईयू भारत सहयोग समझौता हुआ। यह ईयू इंडिया संबंधों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और राजनीतिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। 2004 में ईयू इंडिया रणनीतिक साझेदारी की आधिकारिक घोषणा हुई। विकासशील देशों में केवल चाइना को छोड़कर इंडिया ही अब ईयू का रणनीतिक साझेदार रह गया है विकासशील देशों में। वर्ष 2000 ईस्वी के बाद से भारत यूरोपियन संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच कुछ साझा मूल्य हैं। भारत एवं ईयू संघ में विविधता विद्यमान है, यानी कि ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी पर फोकस करते हैं। दोनों ही लोकतंत्र हैं, नियम आधारित व्यवस्था है, मानव अधिकार आदि का समर्थन करते हैं। ईयू भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है और भारत यूरोपीय संघ का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। प्रथम ईयू इंडिया शिखर सम्मेलन वर्ष 2000 में होती है। यह शिखर सम्मेलन लिस्बन, पुर्तगाल में हुआ था और यहाँ पर तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने भाग लिया था। 2004 में हेग शिखर सम्मेलन में इंडिया ईयू का रणनीतिक साझेदार बना था। कब? 2004 में हेग शिखर सम्मेलन। फिर 2012 में ईयू का अंतिम शिखर सम्मेलन हुआ न्यू दिल्ली में। मार्च 2016 में 4 साल के अंतराल के बाद ईयू इंडिया शिखर सम्मेलन फिर शुरू और ब्रुसेल्स में पीएम मोदी इसमें गए थे। संबंधों में क्या बाधाएं आ रही हैं उसको देख लेते हैं। तो यूरोपियन संघ मुक्त व्यापारिक समझौते में ऑटोमोबाइल एवं मादक पदार्थों को शामिल करना चाहता है, लेकिन भारत इसके लिए सहमत नहीं। यूरोपीय संघ एफडीआई नियमों में और अधिक छूट चाहता है, भारत देना नहीं चाह रहा है। निवेश संबंधी विवादों के लिए यूरोपियन संघ सीधे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता चाहता है, तो ये थोड़ा सा गलत है। क्यों? भारत कहता है कि पहले आप हमारे जो लीगल सिस्टम उसके थ्रू जाइए ना, फिर बाद में अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन के लिए आप बात करिए, लेकिन आप पहले ही अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन ला रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गलत है। हमारी न्याय प्रणाली इतनी खराब है? डब्ल्यूटीओ के सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी जो मेजर्स हैं, पादप स्वच्छता के जो मेजर्स हैं, उपायों के तहत भारत के खाद्य उत्पादों पर अक्सर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। उदाहरण के लिए अल्फांजो आम, जिसे हापुस आम भी कहते हैं, और 700 जेनेरिक दवाएं, इस पर अक्सर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। भारत डेटा सिक्योरिटी कंट्री का दर्जा मांग रहा है कि हमें डेटा सिक्योर कंट्री का दर्जा दिया जाए। भारत एवं इटली के मध्य नाविकों को लेकर विवाद हुआ, जिसने इन समझौतों की वार्ता को प्रभावित किया था। हालांकि अब तो वो थिंग ऑफ पास्ट है, लेकिन ठीक है। यूरोपियन यूनियन की समस्याएं क्या हैं? तो पहला है ब्रेक्जिट। इस आंदोलन के तहत यूके यूरोपियन संघ से बाहर हो गया। ब्रेक्जिट के तहत 1973 में यूके ईयू का, यानी जो ईईसी थी, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल थी, का सदस्य बना था। 1975 में एक जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें लोगों ने आर्थिक समुदाय के साथ बने रहने के लिए मतदान किया था। ब्रेक्जिट के कारण क्या है? तो पहला है, यूरोपियन यूनियन है, ये एक राजनीतिक संगठन है जिसके नियमों और कानूनों का पालन ब्रिटेन को करना पड़ता है, जो ब्रिटेन की संप्रभुता को प्रभावित करता है, पहला कारण। दूसरा, पूर्वी यूरोप में प्रवासियों की बड़ी संख्या ईयू में प्रवेश करती है, जो ईयू के रोजगार के अवसरों को प्रभावित करती है। ब्रिटेन यूरोपियन संघ के बजट में योगदान करता था, लेकिन उसके अनुरूप ब्रिटेन को लाभ प्राप्त नहीं होता था। वर्ष 2013 में
यूके के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने घोषणा की कि यदि सत्ता में वापस आते हैं तो ब्रेग्जिट पर एक जनमत संग्रह करवाया जाएगा। 13 जून 2016 को एक जनमत संग्रह कराया गया जिसमें 51.9% लोगों ने यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के लिए मतदान किया और 49.1% लोगों ने इससे बाहर निकलने का मतदान नहीं किया। तो एक प्रकार से बहुत क्लोज निर्णय था ये। डेविड कैमरन ने इस्तीफा दे दिया और थेरेसा मे को प्रधानमंत्री बनाया गया। लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 के अनुसार ब्रेग्जिट या बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अनुच्छेद 50 के अनुसार 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर ईयू से बाहर आ गया। 31 जनवरी 2020 को आधिकारिक तौर पर वापस आ गया। हालांकि प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो गई थी? 2016 से ही। 24 दिसंबर 2020 को यूके और ईयू के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जो यूरोपियन संघ और यूके के बीच ब्रेग्जिट के बाद संबंधों को विनियमित करेगा। यूरोपियन यूनियन की जो समस्याएं हैं, पहले तो शरणार्थी की समस्या है, दूसरी आर्थिक समस्या है। तो यूरोपियन यूनियन की आर्थिक समस्याओं, तो आर्थिक वृद्धि दर अधिक नहीं है। यूरोपियन यूनियन की आर्थिक वृद्धि दर, जैसे भारत की इकोनॉमिक रेट 7-8% रहती है, इसकी 1% 2% ऐसी रहती है। तो ये इसकी जो वृद्धि दर है बहुत कम है। 2011 में यूरोजोन के देशों में, यूरोजोन हमने देखा था 3-4 देश थे, ग्रीस था और बहुत सारे इसमें देश थे, इटली था। तो यहाँ पर संकट आया जिसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। कई देश दिवालिया होने की कगार पर है, जैसे ग्रीस। अब यूरोपियन यूनियन, तो अप्रैल, एक समरी के रूप में इसको देख लेते हैं। अप्रैल 1951 में ये लागू होता है, 1952 में। तो पश्चिमी यूरोप के 6 देशों फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपियन कोल और इस्पात समुदाय का गठन किया। समाप्त कब हुआ ये? 23 जुलाई 2002 को। मार्च 1957 में ये लागू होता है, 1958 में। और इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपियन यूनियन का एक प्रकार से यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और यूरोपियन एटमी ऊर्जा समुदाय यूराटोम का गठन किया था 1957 में। ठीक है ना? कौन सी संधि थी? रोम संधि। फिर जनवरी 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन भी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ले लेते हैं, यानी ईईसी के तहत की एक प्रकार से सदस्यता ले लेते हैं। जून 1979 में यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जून 1985 में शेंजन संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त कर दी। अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए maastricht ट्रीटी होती है, 1992 में। जनवरी 1993 में एकीकृत बाजार का गठन होता है। जनवरी 2002 में एक नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्य देशों ने अपनाया। और मई 2004 में साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्या, पोलैंड, स्लोवाकिया व स्लोवेनिया भी यूरोपीय संघ के, यानी ये पूर्वी जो यूरोप के देश, 10 देश एक प्रकार से इकट्ठा सदस्य बन गए थे। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ईयू का चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो जो सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।